हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आज हम लोग यहाँ पर सभी अतिलघुत्तीय प्रश्न को देखने वाले हैं ताकि दोस्तों आपका फुल में फुल नंबर आ सके। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर भी बैठ जाइए। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा आज की क्लास की ओर। और आप लोग प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपका पहला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया है। यहाँ पे आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए। हाई स्कूल यानी 10, +2 यानी इंटर, +3 यानी आपका स्नातक। ठीक है, स्नातक में आपका बीए, बीएससी, बीटेक, बीसीए ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी। यहाँ तक कि आपका बीकॉम भी आ जाता है। ठीक है, बीबीए भी आपका +3 में आ जाएगा, होनी चाहिए। और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सेकंड वाला कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा की नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता के विषय में क्या कहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि नवीन शिक्षा नीति में शैक्षिक अवसरों की समानता को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा द्वारा समानता लाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को सभी सामान्य जातियों के समान आने का प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूर्ण एवं सतत शिक्षा के प्रयास एवं प्रसार के लिए विभिन्न स्रोतों एवं तरीकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा इसको हम जूम कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से। जैसे यहाँ पे आपका है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा नीति में बालकों के नामांकन पर क्या कहा गया है। 14 वर्ष तक की अवस्था के बालकों का नामांकन एवं ठहरना, शिक्षा के स्तरों में गुणात्मक सुधार, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों की जो भी शिक्षा दीक्षा होगी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी होगी और अच्छे ढंग से होगी। जैसे यहाँ पे आपका है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा नीति के शिक्षक तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या विचार व्यक्त किया गया है। दोस्तों, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जबकि यह प्रश्न अक्सर देखने को नहीं मिलता है लेकिन देखना आवश्यक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या तात्पर्य है। 1992 से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से तात्पर्य है वह नीति जो किसी राष्ट्र विशेष में शिक्षा के आधार, मापदंडों एवं शैक्षिक गतिविधियों के सफल एवं दीर्घकालीन परिणामपरक उत्थान को स्थापित करती है। जैसे यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में व्यवसायीकरण को उचित माना या नहीं। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना एवं इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायीकरण पर विशेष बल देना। ठीक है, ये आपके 1992 के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक परिवर्तन के विशेष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ने क्या कहा। देखिए दोस्तों, जितने भी आपके 1992 से हैं यहाँ से प्रश्न आपके आ जाएंगे और ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको ठीक है नोट कर लीजिएगा। जनार्दन रेड्डी समिति ने नवोदय विद्यालय के संबंध में क्या कहा। नवोदय विद्यालय योजना जारी रखी जाए एवं प्रत्येक जनपद में एक नवोदय विद्यालय स्थापना की जाए।
नवोदय विद्यालय की बात करें तो वहाँ पे आपको रहना, खाना, आपके कपड़े, हर चीज़ यहाँ पे आपको मुफ्त दिया जाता है। आप क्लास 5 पढ़कर आप नवोदय में 6 में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप 8, ठीक है, या फिर आप क्लास 8 पढ़कर आप सीधा 9th में भी एडमिशन ले सकते हो। आपको 2 से 3 अवसर मिलते हैं बस, ठीक है, आपको अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, विद्यालय की गुणवत्ता के संबंध में जानर रेड्डी समिति ने क्या कहा है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा कि समस्त विद्यालयों की गुणवत्ता को प्रत्येक स्तर पर सुधारा जाए। देखिए दोस्तों, जितने भी यहाँ पे आपके ठीक है जो इनके समिति हैं, जो इनका कहना है, सब कहीं ना कहीं विद्यालय के जो शिक्षा दीक्षा है उसमें सुधारने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बार बार नहीं पढ़नी है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बार बार नहीं पढ़नी है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है, आप एक बात ध्यान रखिए, जो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है, ये बस केवल विद्यालय और बच्चों की शिक्षा के सुधारने की बात की जा रही है। बस केवल दोस्तों आप कोई एक चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, उसी को आपको बार बार आप हर प्रश्न में लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा गया है आंगनबाड़ी कार्यक्रम के विषय में अगर मान लो पूछेगा आपसे, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, बच्चों का देखभाल करना, परिवार कल्याण, ठीक है, पोषण, स्वास्थ्य, यही सब बेहतर बनाने की बात कही जाएगी। यानी कुल मिलाकर बच्चों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ और बलवान बनाने की बात कही जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके हैं प्रोफेसर यशपाल समिति। ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब जहाँ पर आपको प्रोफेसर यशपाल समिति जी मिल जाए, वह इन्होंने सबसे प्रमुख बात क्या कहा था कि बच्चों के जो बस्ते का बोझ है उसे कम किया जाए। इन्होंने बच्चों के बस्ते का बोझ को कम करने की बात कही जा रही है। इसके संबंध में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है, आप प्रश्नों को समझिए और समझकर अपने हिसाब से आप उत्तर लिखिए, ठीक है। जो यहाँ पे आपको रूबरू लिखा हुआ उत्तर मिल रहा है, आप इसे ना लिखकर आप अपने मन से प्रश्नों के अनुसार आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस हम केवल यहाँ पे आपको मॉडल दिखा रहे हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि क्या है। अब देखिए दोस्तों, कौन कौन सी कमियां हैं आपको ये भी लिखना होगा। आप अपने हिसाब से कई कमियां लिख सकती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, हमारी शिक्षा में व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते और समझते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिक्षक जो है वो बस केवल अपना कोर्स ख़त्म करने में लगे रहते हैं। हम कोर्स ख़त्म कर दें, बच्चों को कुछ आए या फिर ना आए। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका है कि बचपन में ही बच्चों के लिए यहाँ पे व्यवस्था क्या है। व्यवस्था क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके गृह कार्य का अधिक होना, ठीक है, ट्यूशन और कहीं ना कहीं इनके कोचिंग। दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन सब चीज़ों में बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं। घर से स्कूल, स्कूल से फिर कोचिंग, फिर जो कोचिंग या घर में गृह कार्य मिलते हैं उसको पूरा करना, यही चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 5वां, बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या हो गया है। जब दोस्तों बच्चों को लगातार आप काम देते रहोगे, उन्हें कहीं ना कहीं स्कूल का काम पूरा करना, स्कूल में रहना 5 से 6 घंटे, फिर घर से आकर कोचिंग करना, फिर कोचिंग का काम करना, दोस्तों कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अवकाश एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु हो जाती है। उन्हें खेलने कूदने का टाइम नहीं मिलता है और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का लक्ष्य क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम को पूरा करना ही नहीं, अपने आप में लक्ष्य बन गया प्रतीत होता है। देखिए दोस्तों, बस केवल अध्यापक का लक्ष्य ये होता है कि हम जो भी हमारा पाठ्यक्रम है हम उसे पूरा कर दें बस, ठीक है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के जो विकास हैं उसमें रुकावटें बन जाती हैं। बच्चे कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो कोर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को देखते हुए उन्हें आसान तरीक़ों से आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी। यहाँ पे आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपका है कि
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को सन 1987 और 88 में लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के क्या उद्देश्य हैं? इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत न्यूनतम निम्नवत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या था? जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको मिल जाए, स्कूलों पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, स्कूल कैसे रहेंगे, उसमें कितने कमरे रहेंगे, उसका जो नक्शा रहेगा कैसे रहेगा, यानी बच्चों को कोई भी असुविधा ना हो स्कूल में, और बच्चों के कहीं ना कहीं विकास पर बात किया गया है। जहाँ जहाँ आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर उसमें देखिए जिसमें कम से कम 3 कक्षा कक्ष हों, 3 शिक्षक व्यवस्था हो, यानी कुल मिलाकर बच्चों को कोई भी असुविधाओं का सामना न करना पड़े। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना इसीलिए लागू किया गया था। वह आपका चाहे उच्च प्राथमिक कक्षा हो या फिर निम्न प्राथमिक कक्षा हो, ठीक है, यानी विद्यालय पर अधिक जोर दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको जहाँ भी दिखे, आपको विद्यालय से संबंधित हर एक बातों को लिखना चाहिए। यहाँ पे आपका है पी मोस्ट, ठीक है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी पी मोस्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1986, ठीक है, 1986 में यह आपका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि पी मोस्ट कार्यक्रम को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में परिवर्तन करने का निर्णय कब लिया गया था? 1990 में लिया गया था। जितना पूछे आपको उतना ही बताना है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई है? दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अनेक योजनाएं भी आती रहती हैं। और तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि यह आपका 16 में आया था। SOPT कार्यक्रम संचालित करने का कारण क्या था? प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य था एवं 1993 से 94 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यालय अधिक दूर ना हो, ठीक है दोस्तों, 1.5 किलोमीटर के आसपास कहीं ना कहीं आपके प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, और दोस्तों कहीं ना कहीं 2.5 से 3 किलोमीटर के पास आपके उच्च विद्यालय भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो। यही चीज़ें थी। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्यतः किन किन कार्यों से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो आपका सेम टू सेम प्रश्न दिया गया है, आप इसको ना लिखकर आप प्रश्न के हिसाब से अपने अनुभव से भी आप लिख सकते हो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको प्रश्नों को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि DPIP परियोजना के 3 मुख्य कारण आपके कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका देखिए मुख्य कारण यहाँ पे आपको 3 मिल जाएंगे। अब इसे आपको याद करना होगा, ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद करना होगा, ठीक है। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई? यह हुआ था आपका 20 सितंबर 1985 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। DPIP परियोजना के उद्देश्य बताइए। विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है? ये सब भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका ये DPIP है, देखिए 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों का 100% विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना, समान वर्ग की तुलना में बालिकों तथा अपवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन, धारणा तथा संप्राप्ति में 5% तक कम करना।
तो कहीं ना कहीं बच्चों के हित के लिए कार्य किया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेषक वाक्य क्या था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक पढ़ाई एक, ठीक है। यह है आपका इस देखिए यह आपका संपूर्णता साक्षरता अभियान का प्रेषक वाक्य था एक पढ़ाई एक, ठीक है दोस्तों, एक पढ़ाई एक यह आपका हो जाएगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई तथा सर्वप्रथम कौन सा राज्य संपूर्ण साक्षरता हुआ? तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य यहाँ पर संपूर्ण साक्षरता बना था और यह आपका 16 जनवरी 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको विशेषता आ जाएगा, ठीक है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता बताइए। यहाँ पे आपको 3 विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। इन विशेषताओं को आपको समझना होगा, ठीक है, याद नहीं करना है, समझना है, अपने हिसाब से इसको लिखना है। NPIGIL कार्यक्रम क्या है? यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के बालिकाओं के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। विद्यालय में बालिकाओं का ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ठीक है, जो आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय होता है उसमें कहीं ना कहीं बस केवल बालिकाएं ही पढ़ती हैं। उनका रहना खाना हर चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान का परिचय आपको देना है। स्कूल चलो अभियान, ठीक है, ओके दोस्तों। यहाँ पे जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय की प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। इसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग सभी प्रकार के छात्रों को स्कूल के प्रति आकर्षण करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है दोस्तों, छात्रवृत्ति व्यवस्था के द्वारा। अभी हमने आपसे बात किया था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का परिचय। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें बस केवल बालिकाएं ही पढ़ती हैं, रहने खाने ठहरने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। यहाँ पे आपका है कस्तूरबा गांधी विद्यालय कब आरंभ हुआ था? यहाँ आपका जुलाई 2004 से ही आरंभ कर दिया गया था। दोस्तों पहले क्या था, ठीक है, अगर आप पहले का नियम ये था कि अगर आप BTC कर लिए हो तुरंत आपको सरकारी, तुरंत आप एक गवर्नमेंट शिक्षक बनते थे। लेकिन अब क्या आ गया है कि पहले उसके बाद क्या हुआ कि BTC करो प्लस आप टेट का एग्जाम दो, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका गवर्नमेंट शिक्षक बनना तय है। लेकिन अब क्या है, अब BTC करो, टेट दो, फिर आपको सुपर टेट भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हर चीज़ें बहुत ही टाइट होती हुई जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पोषाहार वितरण योजना क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता ही है। मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम में। जस्ट यहाँ पे आपका है कि प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश में कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? यहाँ देखिए आप लोग 38 जिलों में, ठीक है, 248 विकास खंडों में संचालित किया गया था। छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? यह बस केवल कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू किया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। वही चीज़ यहाँ पे आपसे बार बार पूछी जाएगी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रथम चरण में DPIP देश के किन राज्यों में लागू किया गया था? यह आपके 7 राज्यों और 42 जनपदों में, प्रथम चरण में 7 राज्य मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में यह कहीं ना कहीं लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देखिए ड्राफ्ट आउट के संदर्भ में DPIP का क्या उद्देश्य है? ड्राफ्ट आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना, यही था इसका मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि
एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य क्या था? एनसीईआरटी का प्रमुख कार्य क्या था? देखिए, अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इस स्तर के शिक्षुओं को पढ़ना लिखना और गिनती न सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल, कहानी, गीत आदि अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता था। जैसे यहाँ पे आपका है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा समस्या बताइए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको 9 समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपको किसी 5 समस्याओं को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, और इन 5 समस्याओं से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हो। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को शेयर करिएगा। अभी तो केवल शुरुआत है। अभी आपको बहुत ही अच्छे क्लास, इससे भी अच्छे क्लास आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।